ओके, तो अभी तक कौन कौन आया है एक बार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हम्म हाँ, तो मेरी आवाज थोड़ी आज वो आ रही होगी यहाँ पे। इज देयर एनीबडी हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी? आई थिंक सभी समझते हैं। ओके ओके कूल। हम्म तो मैं गार्गी हूँ और ये मेरी फ्रेंड सिमरन है। तो हमने ये क्लब स्टार्ट किया था जब हम लोग को लगा था कि यार फाइनेंस के बारे में ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है और ना ही स्कूल में। तो कोई तो स्पेस की जरूरत है जहाँ पे हम ये सब डिस्कस कर सके। तो उस आइडिया से ये स्टार्ट हुआ था। हम कई तरह की बातें डिस्कस करते हैं, जैसे कोई बुक हमने पढ़ी हो, उससे क्या सीखा, या फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं, बेसिक फाइनेंस नॉलेज। तो आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी। दोनों अलग चीज है। म्यूचुअल फंड्स एक एसेट टाइप है और एसआईपी अपना एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, एक तरह से एक फॉर्मेट है जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो आज हम एक वीडियो देखेंगे जो भी सिमरन प्ले करेगी। 18 मिनट का है, बीच बीच में पॉज कर करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग एक बार अपने आप। श्याम, आप स्टार्ट करोगे प्लीज? हाँ हाँ Gargi. Okay, can you hear me? या या वी कैन हियर यू। Okay. I'm Sham. I'm from Bhubaneswar. Okay, so I'm in my final year MBBS. Age wise, मैं 23 का हूँ, so quite senior to you all. Honestly, अभी मेरे final year exams चल रहे हैं, so I wanted to join all your sessions, but was not able to find any much time. But आज का topic अच्छा था, interesting था, तो मैं बोला करना तो है आज का topic, so I'm here. So नाइस। yeah, that's it. ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ओके शायद आप पहली नाइस। बार ही आ रहे हो ना? विवेक। नहीं, मैं एक बार आया था, वो शायद ऑडियो का कुछ इश्यूज हुआ था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। ओके हाँ ओके, मेरे को याद है। ठीक है, ओके। सुनील सुनील और विवेक तो हमारे साथ काफी सेशन से आ रहे हैं। ये दोनों साथ ही में एक कॉलेज में पढ़ते हैं। सुनील, ऑडियो मतलब अनम्यूट कर पाओगे क्या? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हेलो बिल्कुल। आ रही है। हेलो, कोई बोल रहा है क्या? कोई एक ही बोल दो। या हम दोनों, मैं और सुनील कर्नाटका से है और हम लोग अभी सेकेंड ईयर बीसीए कर रहे हैं। तो वैसे मेरे मेरा ये जो फ्रेंड है ना, सुनील ने ग्रुप का लिंक दिया था। तो फाइनेंस के बारे में मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैंने भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है। तो आज का टॉपिक मतलब मुझे भी बहुत पसंद आया। और वैसे भी हमें भी फाइनल एग्जाम चल रहा है, अभी तो प्रैक्टिकल चल रहा है और अप्रैल फर्स्ट वीक से हमें भी फाइनल है, सेकंड सेम फाइनल, सॉरी थर्ड सेम का फाइनल है सर। ओह, ऑल द बेस्ट इसके लिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो शेयर करते हैं स्क्रीन, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डायरेक्टली वीडियो से ही शुरू कर रहे हैं, न्यूज़ बिट ध्यान देते हैं। ठीक है गर्गी? हाँ, मैंने न्यूज़ पेज देखे। अपने हम्म टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं है, बट फिन शॉट्स यार मैं भी रिकमेंड करूंगी। लोग डाउनलोड करो फिन शॉट्स, बहुत आसान भाषा में बिजनेस यूज रहती है। पढ़ो, फॉलो करो तो यार मेरा गला बहुत दर्द हो रहा है। बट चलो ठीक है, वीडियो देखते हैं अभी। हाँ ओके। ऑडियो आ रही है बताना? दोस्तों, नहीं आ रही हो तो आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं। कितना ही हम टीवी में ये ऐड देख ले। ऑडियो आ रही है? हाँ आ रही है। कि म्यूचुअल फंड सही हैं, मन में फिर भी डर लगता रहता है। क्या पता लॉस हो गया तो, क्या पता ये ऐड में सही बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम में से बहुत लोगों को पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स हैं क्या और वो कैसे काम करते हैं। सबसे बड़ा डर लोगों को ये रहता है कि म्यूचुअल फंड में लॉस हो गया तो, मेरा पैसा डूब गया तो, क्योंकि शेयर बाजार को तो हमारी फिल्मों ने बहुत बदनाम किया हुआ है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि बाजार में शायद 300, 400, 500 स्कीम्स होंगी जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। उसमें से अगर आप सबसे खराब स्कीम चुन लेते हैं, आपको कोई बहुत बुरा एडवाइजर मिल गया, उसने आपको सबसे बुरी स्कीम बता दी, तो भी
99% चांसेस ये हैं कि अगर आप 7-8 साल से ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो आपका रिटर्न एफडी से तो ज़्यादा ही रहेगा। 9-10% का रिटर्न तो आपको मिलेगा ही, चाहे आप इस बाजार की सबसे बुरी स्कीम सिलेक्ट कर लें तो भी। इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है और लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होगा ऐसा लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर आपने अच्छी स्कीम सिलेक्ट कर ली तो आपका रिटर्न 22-23% तक भी हो सकता है। यानी कि आप एवरेज ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिटर्न 10% वर्स्ट केस और 20-22% बेस्ट केस के बीच रहेगा, जो कि गोल्ड, प्रॉपर्टी या कोई भी और एसेट क्लास से बहुत बेहतर है। इसीलिए इस रिटर्न के पोटेंशियल के कारण ही आप म्यूचुअल फंड को अवॉइड करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, आपको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे। तो अब जबकि आपका डर दूर हो गया होगा, अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट कैसा है, कैसे वर्क करते हैं, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एज अ बोनस इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 ऐसे फंड्स बताऊंगा जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। तो बताऊंगा ये सब कुछ और बहुत कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। Three challenges self-employed people face with their teams. Number 1, they don't know how to trade. आज का ये वीडियो बिगिनर्स के लिए डिजाइन्ड है जो म्यूचुअल फंड के बारे में सारी बेसिक चीजें सही तरीके से जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। म्यूचुअल फंड्स बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ शेयर बाजार में निवेश करने का तरीका है, लेकिन म्यूचुअल फंड से आप चाहें तो गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, चाहें तो आप रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डेट फंड्स में कर सकते हैं, या फिर जैसा कि हम जानते हैं शेयर बाजार या इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। तो ये चारों में आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जब म्यूचुअल फंड के रिस्क और रिटर्न की बात होती है कि रिस्क ज्यादा है, थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये सारी चीजों की बात होती है इक्विटी के कंटेक्स्ट में, यानी कि शेयर बाजार में जो म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं उनके कंटेक्स्ट में। तो म्यूचुअल फंड्स को सही से समझने के लिए सबसे जरूरी है कि आप शेयर बाजार क्या होता है, शेयर बाजार के बेसिक्स क्या है, उसे जान लें। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ शेयर बाजार बताया है, उसे जरूर देख लीजिए, जिससे आपको शेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप खुद रिसर्च करें कौन से शेयर्स अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, और खुद अपने लिए शेयर्स पिक करें। उसमें एडवांटेजेस ये हैं कि आप किसी और पे डिपेंड नहीं होते, आपको किसी को कोई फीस नहीं देनी। डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लगता है अच्छे शेयर्स ढूंढने में, अंडर वैल्यूड शेयर्स ढूंढने में, और सबको कैसे ढूंढना है उसकी नॉलेज भी नहीं होती और नॉलेज लेने में टाइम लगता है। सेकेंड तरीका होता है कि आप किसी रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद ले लें, किसी एक्सपर्ट की मदद ले लें। इसमें एडवांटेज ये है कि फिर आपको टाइम नहीं देना, उन पे डिपेंड करना है। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि रेगुलरली ट्रांजैक्शंस आपको करने हैं। एक एडवाइजर आपको बोल सकता है कि ये शेयर खरीदो, ये मत खरीदो, उसके बदले वो फीस लेगा, लेकिन वो खरीदना बेचना आपको करना है रेगुलरली। और तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, जिसमें कि आपको रेगुलर ट्रैक नहीं करना है, फीस भी काफी कम रहती है, और आपको स्टॉक पिकिंग की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक अच्छा फंड सिलेक्ट करना है। तो अब जबकि आपने जान लिया है कि म्यूचुअल फंड का बेसिक पर्पस क्या है, वो पर्पस है खास करके इक्विटी फंड्स का, कि आपको शेयर बाजार में एक्सपोजर देना, आपके पैसे को शेयर बाजार में लगाना। अब जानते हैं ये वर्क कैसे करता है। देखिए, अगर आपको 20,000 रुपए लगाने हैं और आप खुद इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या आप किसी एडवाइजर के थ्रू जाना चाह रहे हैं, और वो एडवाइजर ने आपको बोल दिया कि आप MRF का या पेज इंडस्ट्रीज का या आयशर मोटर्स का शेयर ले लीजिए, तो वो एक शेयर ही 20,000 रुपए से ऊपर का है। अब आपको तो लगाने ही 20,000 रुपए, तो आप कैसे खरीदेंगे उस शेयर को? आप नहीं खरीद पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है डायरेक्ट या फिर एडवाइजर के थ्रू जाने में। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड आपसे 500 रुपए लेगा, किसी और से 500 रुपए लेगा, ऐसे 100 लोगों से उसने 500 रुपए ले लिए, उसके पास 50,000 रुपए आ गए। अब उसने 2 शेयर खरीद दिए पेज इंडस्ट्रीज के। तो अगर आप लोग अकेले होते और आप 500 रुपए लगाते तो आप पेज इंडस्ट्रीज का शेयर नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आपके जैसे 100 लोग हो गए तो सबने मिलके 2 शेयर पेज इंडस्ट्रीज के ले लिए, और अब लोग 100 हैं लेकिन शेयर्स 2 हैं, तो वो बटेंगे कैसे?
तो इसके बदले म्यूचुअल फंड वो 2 शेयर खरीदता है और आपको वो म्यूचुअल फंड के यूनिट दे देता है। यानी कि मान लीजिए कि 25-25 हजार रुपए के 2 शेयर खरीदे गए, तो 50 हजार रुपए टोटल इन्वेस्ट हो गए। अब 100 लोगों ने वो पैसा लगाया था, तो आपको म्यूचुअल फंड 500-500 रुपए का एक एक यूनिट दे देगा, ताकि आप सब लोग कलेक्टिवली मिलके वो 2 शेयर्स के को होल्डर्स बन गए। तो म्यूचुअल फंड ये काम करता है कि थोड़े पैसे में आपको ज्यादा कंपनी में निवेश करने का मौका देता है, जो अगर आप डायरेक्ट निवेश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अब ये म्यूचुअल फंड कैसे करता है? वो एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं, जिसे कि एएमसी कहा जाता है। वो कंपनी एक फंड को लॉन्च करती है, फिर लोगों से पैसा मंगाती है कि हमने एक मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है, यानी कि हम हर तरह की छोटी बड़ी मीडियम साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास ये एक्सपर्ट हैं जो आपका पैसा मैनेज करेंगे, इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको अच्छा रिटर्न लाके देंगे, आप आइए और अपना पैसा हमको दीजिए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, आपके मेरे जैसे जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, कोई 500, कोई 1000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, उस एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, उस फंड के लिए दे देगा। ऐसे करके जितना पैसा इकट्ठा हुआ उसे कहते हैं एयूएम, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, टोटल पैसा। तो मान लीजिए कि अब की बार 2-2 हजार रुपए सबसे लिए और 50 लोग थे, तो अब 1 लाख रुपए आ गए। तो अब वो एएमसी एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है, जो कि एक एक्सपर्ट होता है शेयर्स को पिक करने में। तो वो अब इन लाख रुपए को कहां कहां इन्वेस्ट करना है, इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाएगा। 20,000 किसी एक शेयर में, 5,000 किसी दूसरे शेयर में, ऐसे करके वो लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देगा शेयर बाजार में, और आपको मिल जाएंगे उस म्यूचुअल फंड की स्कीम के यूनिट्स, जिसे आप जब चाहे बेच सकते हैं। 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल यानी कि शेयर्ड। तो जैसे हम कई बार हॉस्टल में शेयर्ड रूम्स में रहते हैं, म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा फंड है जहां सबका पैसा शेयर होके एक पूल बन रहा है, और वो पूल के पैसे से वो लोग शेयर्स खरीद रहे हैं। ये सिंपल कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड्स का। अब जानते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहला एडवांटेज, थोड़े पैसे में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप 2-4 हजार रुपए लगाना चाह रहे हैं तो आप ज्यादा शेयर्स नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्योंकि सबका पैसा पूल हो रहा है और फिर वो बहुत सारी कंपनियों में लग रहा है, तो आपके 2,000 रुपए भी हो सकता है 50 कंपनी में लगे हो, जो डायरेक्टली आप कभी नहीं लगा पाएंगे। तो थोड़े पैसे में ज्यादा कंपनियों में एक्सपोजर मिलता है, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। सेकंड, एक एक्सपर्ट है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। अगर आप खुद अपने 2,000 रुपए किसी एक्सपर्ट को बोलेंगे कि मेरे लिए लगा दो, तो वो एक्सपर्ट बोलेगा कि आपके पास 2,000 रुपए सिर्फ हैं, 2,000 से ज्यादा तो मैं फीस ले लेता हूं, तो मैं आपको कैसे एडवाइस दूं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्योंकि आपके जैसे 1000 लोग मिलके उसकी फीस दे रहे हैं, हाँ कर गई। हेलो, हाँ। आवाज आ रही है? हाँ, ओके। तो अभी तक क्या समझ में आया कि कैसे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना? प्लीज कोई मतलब सब लोग आंसर करना, क्योंकि मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही। हाँ, मेरे को ये समझ आया कि डायरेक्टली मतलब म्यूचुअल फंड से हम लोग बिट्स एंड पीसेस में पे कर सकते हैं। स्टॉक के लिए थोड़ा ज्यादा अमाउंट चाहिए एक बार में, तो ये बेसिक डिफरेंस है। ओके, सुनील, विवेक, श्याम। म्यूचुअल फंड्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के शेयर उठाने मिलते हैं। मतलब 2-3 कंपनी और 5-10 कंपनी शेयर उठा सकते हैं ना, तो हमारा पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होता है और उसका यूनिट प्राइस भी लो होता है। मुझे ये समझ में आया। और उसने बोला कि एक फंड मैनेजर होता है, वो हमारे लिए कौन सा स्टॉक चाहिए ये चूज करता है। हाँ, तो देखो बेसिक डिफरेंस हमारा डायरेक्ट, हम जब स्टॉक्स में करते हैं अपना जो भी कोई भी ऐप से, कोटक स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से, जब हम डायरेक्ट इक्विटी में डाल रहे होते हैं तो हम कोई कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं। उसके बारे में हमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है, जो कि बहुत लोग नहीं भी करते हैं ठीक से। वो बस उनको लगता है, गट फीलिंग आता है कि यार ये वाली कंपनी अच्छा करेगी, तो पैसा डाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो सीरियस इन्वेस्टर्स होते हैं या अच्छी कंपनी में पैसा डालना है,
म्यूचुअल फंड्स के लिए कहा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा रहता है, इसने बताया, जैसे 10 से लेकर 22% के बीच में रहेगा ही। और हमारे बाकी जितने भी एसेट्स हमने डिस्कस किया है, उसमें सबसे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेफ्टी वाइज भी, रिस्क वाइज भी म्यूचुअल फंड्स का सबसे अच्छा है। क्रिप्टो करेंसी ज्यादा दे देगी, लेकिन उसका बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज है कि कभी ज्यादा देगी कभी कम देगी, वो सारी चीजें। 10 तो 10 to 20 बताया थोड़ी इसने, 9 to 10 बताया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं, मतलब 10 to 22% के बीच में बताया उसने। अच्छा मतलब कि वेरी वर्स्ट के करता है, वो अरे सिनेरियो ऐसा में। नहीं चल जा है, सकता है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। मतलब 33% तक भी मैंने देखा है म्यूचुअल फंड्स। तो वो अरे डिपेंड करता है 33। मतलब कौन से टाइम में, मतलब अभी जो मार्केट चल रहा है ना वो बहुत सही चल रहा है। 2008 के रिसेशन के बाद मार्केट बहुत हाई पे चल रहा है। अभी पता नहीं ये रशिया वर्ल्ड वॉर 3 क्या हो सकता है वर्ल्ड, तो वैसे इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इतना ईयर में इतना ग्रोथ आ जाएगा उसमें। ओके तो मतलब जैसे मार्केट हाई रहेगा वैसे ही चलता रहेगा। अगर मार्केट गिर गया तो बहुत लो रिटर्न्स आएंगे। वो उसका वही है ना, डाइवर्सिफिकेशन, वो कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट हाँ, किया है, कितना किया है, तो कि देखो कौन से मैंने शेयर भी 2 किया है। म्यूचुअल फंड्स लिया है, तो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं। 2 म्यूचुअल फंड्स लिया है, तो उसमें से एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायरेक्ट ग्रोथ प्लान समथिंग। उसमें क्या होता है मतलब उन लोगों ने मतलब एक ही टाइप का स्टॉक्स में लगा रखा है, जैसे कि सारा टेक्नोलॉजी, मतलब एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ऐसा सब कंपनी में डाल सकते, मतलब उन्होंने डाला है। अगर ये सेक्टर डूब गया, मतलब कल समझो एयरटेल जियो ये सब डूब गए, तो मेरा भी पैसा डूब गया उसमें। ओके तो जब म्यूचुअल फंड लोगे तो डाइवर्सिफाई होने चाहिए, मतलब पूरे सेक्टर में, जैसे कार टेक्सटाइल सेक्टर में हो गया, या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो गया, या मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जैसे कार व टाटा मोटर्स, इसमें सब आने चाहिए। तो मेरा और एक है जो पैराक पे समथिंग फ्लेक्सी फंड समथिंग, जो अभी ब्लॉक हो चुका है परसों बजट में। उसमें उसमें फरक पर एप्पल एक, का स्टॉक है। वो खुल चुका है। हाँ, फरक पर एक खुल चुका है अब। अभी खुल चुका है क्या? हाँ, सही बात कल। है। तो उसमें एप्पल का स्टॉक है, इन्फोसिस का है, विप्रो का है, टाटा मोटर्स का है, और अल्फाबेट का है। सबका स्टॉक है उसमें, बहुत सारा डाइवर्सिफाई है। तो जब लो तो डाइवर्सिफाई वाले म्यूचुअल फंड ही सेलेक्ट करना चाहिए। किसी एक सेक्टर में जो कॉन्सेंट्रेटेड म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें मतलब रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड है, ओके हमारा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक शेयर नहीं होता ना। अगर हमारे पास 2 लाख का एक शेयर है और वो कंपनी कुछ खास परफॉर्म नहीं करी, तो हमारा रिटर्न भी बहुत कम हो सकता है। वही म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास 2-3 कंपनी, मिनिमम 10 से 15 कंपनी होता है ना, तो इसमें अगर 2-3 क्या बोलते हैं, डूब नहीं जाती, नॉर्मली वो थोड़ा अंडर परफॉर्म करे और उसके ऊपर किसी और ग्रुप आउट परफॉर्म करे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट है एवरेज हो जाता है, और उसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है शायद, क्योंकि वो फिक्सेशन नहीं है ना, वो हमारा शेयर बाजार देता है ना, जितना वो कंपनी बढ़ेगा उतना हमारा प्राइस। मतलब बेसिकली जो शेयर मार्केट जो है ना, उससे बहुत आसान होता है म्यूचुअल फंड। अगर आपको पैसा सेविंग्स करना है फॉर लॉन्ग टर्म, बेसिकली हमें 2 म्यूचुअल पॉइंट फंड में हेल्प ऐसा हो है। रही है। हाँ, हाँ, या वही। मतलब लॉन्ग मेरी टर्म आवाज में आ रही है? ज्यादा। हाँ, आ रही है, आ हाँ रही है। हाँ आ रही है। हाँ हाँ, मैं वही बोल रही थी कि वही इन लोग के पॉइंट की बात कर रही थी, वही कि एक तो हमें रिसर्च में बहुत हेल्प हो जाती है कि हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। और दूसरा अपने ढेर सारी कंपनियों में थोड़े थोड़े अमाउंट्स इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो अ, और तीसरा पॉइंट पेशेंस हाँ होना चाहिए हाँ, मेरे को म्यूचुअल फंड। और कोई फायदा हमें इसमें होता है म्यूचुअल फंड्स में, जैसे तुम लॉन्ग टर्म वाला जो पॉइंट बोल रहे हो, वो तो हमें डायरेक्ट। लॉन्ग सॉरी, टर्म में मतलब लॉन्ग टर्म में मतलब आप कितना साल रखोगे? 5 साल, 3 साल, 10 साल? तो आई थिंक वैसे वो वैसे रिस्क प्रॉफिट। डिवाइड हो जाता है हाँ, लेकिन अक्रॉस मतलब सही कंपनीज, है ना। क्योंकि यार वो लॉन्ग टर्म वाला फायदा तो हमें नॉर्मल इक्विटी में भी है ही। है, लेकिन मतलब थोड़ा डायरेक्ट प्रॉफिट इक्विटी में भी ज्यादा वो हो लॉन्ग टर्म का जाएगा। फायदा तो है ही अपने को, टेन टेन। लेकिन वही है कि इसमें हाँ रिस्क मतलब, डिवाइड हो जाता है अक्रॉस कंपनी। हाँ
या सही बात है जो सुनील ने कहा है हाँ ना, अगर एक स्टॉक अंडर परफॉर्म कर जाए तो दूसरों दूसरे पे पड़ जाता है सब। तो वही कवर कर लेगा, वही रिस्क डिवाइड हो जाएगा। हाँ तो बेसिकली इसमें हमने अपने पैसे कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिए। मुझे लग रहा है मेरा नेट बहुत लैग कर रहा है। चलो ठीक है, तुम लोग नहीं नहीं देख लो यार, और वीडियो फिर आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। आ रही तेरी आवाज। ओके। हाँ तो मैं ये पूछ रही थी कि मुझे ये पूछना था कि जैसे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हमने पढ़ा, और अब हम आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, बोलती बोल, है, आ रही है। क्रिप्टो के बारे में। छोड़ो, मैं टाइप कर देती हूँ यार। अच्छा देखो, लेट जा रही है आवाज। ठीक है, तू टाइप कर दे। मेरे ख्याल से वो कहना चाहते हैं कि क्रिप्टो और म्यूचुअल फंड में फर्क क्या होता है, ऐसा क्या maybe कंपेयर कर रहे हैं क्या? मैं कहना चाह कि क्रिप्टो के लिए भी शायद मतलब हाँ। देखो, नहीं कुछ नहीं लोग नहीं। कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स अगेंस्ट स्टॉक मार्केट्स का ही हिस्सा है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, और बहुत ही हम्म, वॉलेटाइल है, क्योंकि अ, कोई भी वॉर होगा या कुछ भी होगा तो उसके प्राइसेस ऊपर नीचे जाएंगे। हम्म, हाँ सही बात है। देखो, मेरा जो पोर्टफोलियो था क्रिप्टो के म्यूचुअल लिए भी फंड्स है में, ये जो वाली वो चीजें, सुन तो। क्रिप्टो के लिए भी है ये वाली चीजें बेसिकली, क्योंकि लोगों के बिहेवियर के हिसाब से तो वो भी फ्लक्चुएट करता है, लेकिन रिस्क क्रिप्टो में ज्यादा है। रिस्क क्रिप्टो में ज्यादा है, ये भी हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन तेरे को याद है सौम्य बोलता था, सौम्य स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ क्रिप्टो में करता है। हम्म। अरे तो सबका मैं अपना पूछ रही हूँ अपना इसकी पॉइंट वजह क्या हो रहता है। सकती है। किसी को भी क्रिप्टो करेंसी, आजकल बहुत सपोर्टर्स आ गए हैं, क्रिप्टो करेंसी एनएफटी ये सारी चीजें कर रहे हैं लोग। तो क्या इन लोगों के पॉइंट। मेरे ख्याल से मैं तो ट्रस्ट नहीं करता क्रिप्टो पे, वैसे भी गवर्नमेंट का क्रिप्टो का कंट्रोल नहीं है मेन उसके ऊपर। कैचिंग पॉइंट मेरे हिसाब से हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट है बाकी इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में। लेकिन प्रिडिक्शन नहीं कर सकते ना यार, और अगर पैसे वही डूब तो गए रिस्क एंड रिवॉर्ड के तो हिसाब किसको? से आजकल हाँ तो यंगस्टर्स वही हाँ, सोच रहे हैं ना, तो कि वी हैव लेकिन मनी, वी हैव भाई देखो, टाइम, अभी वी कैन टेक रिस्क। अभी शेयर मार्केट में पैसा कुछ हो गया तो गवर्नमेंट पे जा सकते हो, बैंक से पूछ सकते एग्जैक्टली हो, क्रिप्टो एग्जैक्टली में नहीं, कहाँ क्रिप्टो का जाओगे वही इश्यूज नहीं, इशू वही मतलब क्रिप्टो को इतना सपोर्ट इसलिए मिल रहा यार? है कि बिकॉज देयर इज अ हाई चांस ऑफ रिटर्न, मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न का इशू है, तो क्रिप्टो क्रिप्टो लोग मोर बनाया है ऑफ। इसीलिए, मतलब, या बोलो बोलो। हाँ तो इसलिए स्टॉक मार्केट स्टेबल है, अच्छा रिटर्न है, लेकिन लोग को लगता है कि वी वांट टू पुश, अगर कर पा रहे हैं तो हम 5 टेक मार के एक बड़ा ले पा रहे हैं चंक यंग एज में, सो वी शुड ट्राई दैट्स द यू नो कैच पॉइंट क्रिप्टो का मेरे हिसाब से। बट मेरे को नहीं लगता स्टॉक को बीट कर पा रहे हैं अगर स्टेबिलिटी के टर्म्स में। अगर माइंड फ्री तुम अगर रिलैक्स होकर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, स्टॉक्स म्यूचुअल फंड आर आल्सो गुड ऑप्शंस मेरे हिसाब से। मैं तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स पे बिलीव करता हूँ वैसे भी। क्रिप्टो में मतलब कब क्या हो जाए भगवान जाने। हाँ ट्रू। एग्जैक्टली वो क्रिप्टो अनचार्टेड को टाइप तो से ना फील्ड अभी। भाई क्रिप्टो का ट्रेंड तो मतलब कोविड के पहले से शुरू हुआ ना, 2019 से शुरू हुआ क्रिप्टो हम्म का। उससे पहले तो जानते भी हम्म नहीं थे बिटकॉइन क्या है, ये सब का हम्म नाम भी नहीं पता था लोगों को। और तो कब वो क्या स्पेकुलेटिव हो जाए। असेट्स बोलते हैं उसको, मतलब हम बस बेट करते हैं उसका, क्या बोलते हैं वो, ऑलमोस्ट, मैं पूरा नहीं बोलूंगा क्योंकि उसमें फंडामेंटल्स है, उसमें भी हम रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन वो अगर हमको नहीं पता तो ऑलमोस्ट जैसे वो गैम्बल जैसे है, मतलब क्रिप्टो में गैम्बल हम है, स्टोरी सुने हैं करेक्ट। हाँ, क्रिप्टो में हम स्टोरी सुने हैं कि हमने 10,000 लगाए, वो एक साल में 50 लाख हो गया। वो स्टॉक में बहुत बहुत मतलब बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि ऐसा कोई कंपनी नहीं होता जो एक साल में 50,000% ऊपर जाए, लेकिन वो क्रिप्टो में हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो में वही ये भी हो सकता है कि वो क्या, उसका क्या नाम था, स्क्विड गेम नाम का कोई कॉइन आया था ना, उसमें भी यही हुआ था, वो स्कैम क्विट कर गेम गया। या वो उसमें क्या होता है, क्विट। आप क्या बोलते हैं यार नहीं नहीं सर, नया आप कुछ कंटिन्यू बोल करो, रहे थे? क्रिप्टो कंटिन्यू। करेंसी आया था। हाँ, नहीं नहीं वही वही स्क्विड नहीं गेम नहीं। में उसमें ये होता कि हमें हम बाई कर सकते हैं, लेकिन उसके सेल ही नहीं कर सकते क्योंकि वो एक फ्रॉड था। हम उसमें फ्रॉड और क्या बोलते हैं
जेन्युइन पे डिफरेंस नहीं कर पा, इसलिए वो थोड़ा रिस्की भी है, रिस्क हाई रिवॉर्ड, इसलिए सब लोग क्रिप्टो में जा रहे हैं। और हमारा यहाँ थोड़ा कम है। जब मैं ट्विटर में फॉरेन को क्या बोलते हैं, फॉरेन को यूएस वाले के ट्विटर हैंडल्स देखता था, उनमें से वो मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो पैसों के ऊपर किसी एक का हक नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि हमारा करेंसी जो होता है ना, वो रुपीस या डॉलर्स, उसको गवर्नमेंट से कितना चाहिए उतना प्रिंट कर सकती है। लेकिन वही क्रिप्टो में, मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो में ये पॉसिबल है, लेकिन कुछ क्रिप्टो है जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, बिटकॉइन और कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम उसमें इथेरियम ये होता है कि उसका इथेरियम लिमिटेशन होता है। सप्लाई इथेरियम आई गेस इट्स नॉट डिसेंट्रलाइज्ड बिकॉज इट्स ओन्ड बाय, वो क्या बोलते हैं, उसका ऑलमोस्ट 50% है उसका फाउंडर और उसके टीम मेंबर्स में। वही बिटकॉइन में उसका ओनर कौन है ये पता भी नहीं है, इसलिए होता या है ना, जप इसलिए सब लोग जापान का है ना, जापान के बंदे ने बनाया। जापान का है, ये मुझे नहीं पता। हाँ सतोशी नाकामोटो उसका नाम है, तो हाँ, बस या उसका नाम है। समथिंग जापान। देखो यार, जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती उसको उसके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते। हाँ, ये पॉइंट तो है ही, कल को क्रिप्टो उन्होंने बनाया। बैन कर दिया इंडिया में तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, गए पैसे। हाँ, तो और एक बात ये है, मतलब क्रिप्टो क्यों इन्वेंट किया था 2008 में, जो सकाशी उसने बोला ना, जापान वाले ने, तो उसने इसीलिए किया था, मतलब एनोनिमसली कुछ ट्रांसफर हो सके। या तो क्या होता था, हमें मनी लॉन्ड्रिंग करना पड़ता था टेरर फंडिंग के लिए, या कुछ खरीदना हो इंटरनेट में, तो गवर्नमेंट सब ट्रैक करता था। इसीलिए उसने ये टेक्नोलॉजी बनाया, बिटकॉइन और वो ब्लॉकचेन, तो गवर्नमेंट ट्रैक ना कर सके। तो इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने शेयर वेयर, मतलब बिटकॉइन इसलिए नहीं बनाया कि तुम लोग इन्वेस्ट करो उसमें उससे कुछ निकालो, उसने बनाया था कि एनोनिमसली कुछ ट्रांसफर कर सको गवर्नमेंट से छुपा के, इसलिए इसमें बनाया मेरा था। एक और ओपिनियन है। मेरा मतलब है कि जो फ्रॉड वाला ट्रांजैक्शन बोलते हैं ना, उसमें यह है कि सबसे ज्यादा फ्रॉड का ट्रांजैक्शन कैश में होता है, क्योंकि वो कैश है ना। कैश में अगर मैं ट्रांजैक्शन करा, अब बोल सकते हैं कि हमारे पास वो नोट का नंबर है, ये सब है, लेकिन हमको भी पता है जब नोट बैन हुआ था, कितने बड़े बड़े लोग ने कितने कुछ किए होंगे। वही बिटकॉइन में ऐसा होता है, लेकिन बिटकॉइन का स्टार्ट यूज ड्रग्स में भी, सॉरी, ड्रग्स इलीगल वेपनर में होता था, लेकिन उसका परसेंटेज कंपेयर टू कैश इज वेरी लो। तो बिटकॉइंस का मेन मतलब वही था कि हम अगर बिटकॉइन में कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कोई लोग देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, सब कुछ इस अवेलेबल ऑन द पब्लिक रिकॉर्ड। बट उनको ये नहीं पता चलता कि कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, इसलिए वो अनोनिमसली बेच सकते हैं ना, इसी यही वो इसका फायदा है मेरा सब। वो है ना, विवेक बोल रहा था ना सही कि बात है, लेकिन एनोनिमसली सब होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है तो आपके पास क्या एनोनिमस रहेगा। प्राइवेसी नाम का कुछ कुछ चीज होता है, इसीलिए बनाया था। यार देखो, हम लोग का टॉपिक से थोड़ा वो हो गया, चला गया थोड़ा दूर। मेरा क्वेश्चन ये था कि यार लोग अब स्टॉक मार्केट्स को वो ही कर दे रहे हैं कि क्यों ना सिर्फ क्रिप्टो में ही चले गए, कि स्टॉक मार्केट्स वगैरह से भरोसा उठ रहा है लोगों का। बट ये कितना अजीब है, क्योंकि क्रिप्टो पे इतना जल्दी हम भरोसा कैसे कर लें, नहीं, राइट? स्टॉक मार्केट से नहीं, हाँ भरोसा नहीं उठ रहा है ना। नहीं नहीं, लास्ट भरोसा 6 किसी का to नहीं 1 ईयर उठा। में सबसे ज्यादा अकाउंट खुला है, एक्चुअली ये हाँ, ऑलमोस्ट डीमैट वन रिटेल, वन और रिटेलर्स बहुत। रिटेल का हाँ, हाईएस्ट पार्टिसिपेट हो रहा है, 1 to 1.5 crores न्यू डीमैट अकाउंट खुला है। हमारा में देखो, मैं भी लास्ट ईयर में ओपन किया था अकाउंट, वेक पर भी लास्ट ईयर आई गेस। साथ में किया था। सौम्या का भी एक अकाउंट है शेयर मार्केट, नहीं? नहीं, तुम लोग ऐसे देखो। हाँ, ये बात भी सही है कि हाँ, मतलब ऐसे कोविड के टाइम में भी सुनने में आया था कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग अब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं इन सब चीजों की हाँ, नीड। सही बात। ऐसे अगर देखा जाए, हमारे बाद जो जनरेशन आ रही है, हमसे 10 साल बाद जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तब तक तो क्रिप्टो करेंसीज भी काफी स्टैब्लिश हो चुकी होंगी, एनएफटीज आ चुका होगा, मेटावर्स आ चुका होगा, बहुत सारी दुनिया बदल चुकी होगी।
ठीक है, तो आई थिंक हम लोग फिर भी बहुत ज्यादा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं अपने डिस्कशन से। एक बार मैं एक क्वेश्चन सिंपल रख देती चीज हूँ, का अपने पॉइंट एंड ये ऑफ द है, सेशन हाँ, डिस्कस कर लेंगे। हम्म ठीक है, ओके। नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू इसको कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को बाद में डिस्कस। हाँ हाँ, मुझे भी ये लग रहा है, पहले वीडियो देख लेते हैं। ठीक है सिमरन, प्ले कर दे। हाँ वो ठीक है, लेकिन 4 मिनट में शायद टाइमर दिख रहा है क्या? कुछ टाइमर आया? हाँ 4 मिनट में खत्म हो रहा है, तो वापस शुरू कर दें? हाँ हाँ, 10 मिनट तू ही मीटिंग ज्वाइन करेगी ना, तू ही है होस्ट, हाँ तो एंड हाँ कर दे हाँ हाँ मीटिंग, हम लोग वापस वो लिंक पे। ओके।